मैं अब हितेश जी आपसे राय साहब आज जरा गुजरात का एक इनपुट ले लिया जाए, क्योंकि भाई गुजरात सबसे सर्वोपरि है। हम लोग को पहले इनका नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि गुजरात से हितेश जी आते हैं। ये गलती हम लोग कर देते हैं, गुजरात वालों को बाद में बुलाते हैं। मुझे एक दो चीजें यह हैं कि एक तो मैं विभूति साहब आपको, आपने जो कमीशन की बात कही, सिर्फ दर्शकों को याद दिला दूं, इस देश में बाबरी मस्जिद के बाद एक लिब्राहन कमीशन बना था 16 दिसंबर को। आवाज आ रही है हितेश जी? जी हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आ रही। हाँ, 16 दिसंबर 1992 में एक लिब्राहन कमीशन बना था कि 3 महीने में रिपोर्ट पेश करो। 17 साल 48 एक्सटेंशन। तो ये तो सरकार का मजे, मतलब जो हो गया आप उसको घोड़ा गाड़ी बंगला ड्राइवर शैडो सरकारी जो दवाद होता है सब अपना मजे में है। क्या जरूरत है, क्यों कोई 3 महीने में करेगा? अगर 7 महीने, अगर 17 साल चल सकता है 3 महीने का, तो इसको भी करने की क्या जरूरत है? और 17 साल बाद पता ये लगा, लिब्राहन कमीशन ने जो भी कहा हो, जस्टिस यादव जी ने 26-28 साल बाद ये दे दिया कि उनके हिसाब से तो कोई बाबरी मस्जिद गिरी ही नहीं। मतलब वो उनको ना कोई, वो किसी एविडेंस को माना उन्होंने कि ये सब कुछ नहीं है। जो सामने फोटो थी उन्होंने कहा नहीं, ये फोटो भी नहीं माना, उन्होंने कुछ नहीं माना। खैर, मैं एक और चीज हितेश भाई आपसे पूछूं, ये जो बार बार स्ट्रिंजेंट लॉ करने की बात कह रहे हैं, और जैसा बहुत अच्छे से समझाया विभूति भाई साहब ने कि सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट से ज्यादा सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए, ये बार बार हम लोगों को ये लगता है कि जो भी उस दिन हुआ है वो गुजरात मॉडल है। गुजरात में ये बहुत ही ठीक से यूज किया अमित शाह ने, मोदी जी ने, और इट इज एस्टैब्लिश गुजरात मॉडल कि डराओ धमकाओ मारो, इनकाउंटर करवाओ, पुलिस वाला जो आपके पक्ष में ना आए उसको ही जेल में डाल दो, उसका एक 12-15 साल पुराना कोई कस्टोडियल डेथ का वो कर दो, सारी चीजें उसके पक्ष में होने के बाद भी उसको जेल भिजवा दो। ये गुजरात मॉडल बिल्कुल सामने सामने है। तो एक तो ये, दूसरा मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरे देश में जिसको हम लोग जेनजी बोल रहे हैं, जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं 13-14 साल से लेके 22-24 साल तक के, इन्होंने एक नया वो किया है, हम सब लोगों को रास्ता दिखाया है। जो जो चीज शायद पिछले 10-12 साल से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, वो इन्होंने कर दिखाई है। इन्होंने डर खत्म कर दिया है, समाज के बड़े लोगों का डर खत्म कर दिया। मैं जरा आपसे एक चीज पूछ लूं कि गुजरात में इसका कुछ इफेक्ट था कि गुजरात बिल्कुल उसी तरह से मोदी और शाह साहब की अंधभक्ति में मगन है, या वहां पे भी कुछ फर्क पड़ा है इस आंदोलन से? और उससे पहले जो, अगर आप इस पर टिप्पणी कर देंगे, तो नया लॉ आ रहा है। सर, जहां तक मैं लॉ की बात करूं, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। जुलाई 2024 में, 1 जुलाई 2024 से ये नए कानून लागू किए गए। तो पेपर लीक तो इससे पहले भी हो रहे थे। अब वो उस वक्त, ये जुलाई 2024 में पार्लियामेंट में ही मोदी जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, वो ये था कि पेपर लीक को लेकर भी जो नए कानून है वो पर्याप्त है। ये तो अब ये जब जेनजी ये जिस तरह से एक प्रोटेस्ट लेकर आए हैं, तो ये शायद एक डिफेंसिव लॉ है। मैं मेरे हिसाब से तो कि ये एक डिफेंस में एक चीज खड़ी कर दी है कि भाई हम एक नया कानून लेकर आए, एक सख्त कानून लेकर आए हैं। सर, क्या कानून? ऑलरेडी आप भारतीय न्याय संहिता लागू कर चुके हैं। इंडियन पिनल कोड को एक नया ढांचा दे दिया था आपने। तो क्यों, तो आज आज अगर नया कानून लेने की बात कर रहे हैं आप, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 साल पहले ही आपने जो इस देश में 3 नए कानून लागू किए, तो वो 3 नए कानून में आपने पेपर लीक वाला जो मसला था उसको कवर करना ही भूल गए थे। इसलिए आज आपको ये नया रिफॉर्म लाने की आवश्यकता पड़ गई है। सिंह साहब, एक एक बहुत ही समझने वाली चीज ये है, ये 16, 17, 18 साल के बच्चों ने, जो हमारे देश का भविष्य है ना, वो ये इस देश के भविष्य ने हम बड़ों को, आप और मेरे जैसे हम बड़ों को एक आईना दिखाया है कि आप लोग अपने कर्तव्य में चूक गए हो। आप वो नहीं कर पाए हो जो शायद जंतर मंतर पे आप बड़ों को बैठकर करना चाहिए था, और शायद बहुत पहले करना चाहिए था। तब जाकर ये बच्चों ने बागडोर संभाली। लेकिन नतीजा जो है, जो सामने आया है, जो जरूरी था, ये बात अलग है। ठीक है, अब वो आप कमीशन बिठा दो, एक इंक्वायरी बिठा दो,
अब उसका तो जो होगा वो हमारा अनुभव जानते हैं हम कि बच्चों को खुश करने के लिए अगर आप टॉफी दिखा दोगे और ये बोल दोगे कि भाई चलो अब आप लोगों के लिए हमने इतना कर दिया, तो बिकॉज उन्होंने इस देश का ये भूतकाल है, जो ये कमीशन का भूतकाल है, शायद उसकी हिस्ट्री वो शायद न जानते हो, तो एक बार खुश हो भी सकते हैं। लेकिन जैसे अभी राय साहब बोल रहे थे सर, ये सारी चीजों में, ये पूरे प्रोटेस्ट में एक जो सबसे बड़ी विचलित करने वाली चीजें हैं, ये प्रोटेस्ट यहाँ खत्म नहीं होता है। शायद यहाँ से शुरुआत होती है एक नए इन्वेस्टिगेशन की, नए नए दौर की, नए नए रेट्रोस्पेक्शन की, कि ये क्या हुआ था 20 जुलाई को इस देश में, जब पूरी पूरी दुनिया की नजर भारत देश पे थी, जंतर मंतर पे थी, दिल्ली पर थी। तो जब हमारे इन युवा बच्चों को, जो खास करके माइनर बच्चे हैं, इसमें खास ये भी देखने की जरूरत है कि लड़कियां तो थी, ये लड़कियों के ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है वो एक अलग क्राइम है, लेकिन साथ में 18 साल से छोटे ऐसे बच्चे भी थे वहां पे जिनको विक्टिमाइज किया गया है, जिनके ऊपर हाथ उठाया गया है। और क्या क्या हुआ है, तो पहले तो ट्रक भरकर, एक पूरी ट्रक भरकर वहां पत्थर आ जाता है, इतने मतलब जहां पे शायद कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए जिन एरिया में वो सैंड और कंस्ट्रक्शन वर्क की ब्रिक्स वगैरह ले जाने की भी पाबंदी होती है, पुलिस की निगरानी के बिना या पुलिस की परमिशन के बिना वहां से कोई ट्रक आ जा नहीं सकती। वहां पे ये इतने बड़े पत्थरों की ट्रक कैसे घुस गई है, वो वहां पे प्लांट की गई है, ये क्राइम है। उसको पहले से किसने वहां प्लांट किया? दूसरा सर, पैलेट गन्स को लेकर दिल्ली पुलिस का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पैलेट गन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है। हम इस बात को मान ही लेते हैं कि दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है। अब दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है, तो फिर दिल्ली पुलिस की हाजिरी में अगर वहां पे पैलेट गन्स की इस्तेमाल किया किसी ने, क्योंकि मेडिकल एविडेंस बोल रहा है कि वहां पे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंख खो बैठे हैं, वो लोग जिनके पूरे बॉडी के ऊपर पैलेट की इंजरीज है। तो ये मेडिकल एविडेंस है जो ऐसा बता रहा है कि पैलेट गन्स तो जंतर मंतर पे इस प्रोटेस्ट में 20 जुलाई को इस्तेमाल की गई है। सर, ये है क्राइम कि एक तो पत्थर आ गए वहां पे, पैलेट गन्स वहां पे आ गई है, और खास करके जो राय साहब ने बताया वो जो लकड़ियां आई जिसके ऊपर कील लगी हुई थी, ये पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेपन है ही नहीं। ये जो इवन जो ये 3rd डिग्री के लिए भी जो एक सच बोल सुंदरी नाम का एक बेल्ट ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कभी आरोपी को मारकर उनको अगर कुछ उगलवाना होता है तो एक एक अलग तरीके का एक बेल्ट होता है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ियां तो उसमें भी नहीं आती है, क्योंकि ऐसी लकड़ियां लगने से खून निकलता है, और खून निकलने की वजह से जब वो अक्यूज को पेशी होगी तब पुलिस को दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसे वक्त में भी ऐसी चीजों के लिए भी पुलिस ये नहीं यूज करती है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल देखा है हमने। तो अगर प्रोहिबिटेड वेपन्स का वहां पे इस्तेमाल हुआ है, और वो भी दिल्ली के प्राइम और हाई सिक्योरिटी जोन वाले, जो पूरे देश नहीं पूरे विश्व की नजर पे जो एरिया था पूरे हाई सिक्योरिटी वाला, वहां पे अगर ये इस्तेमाल हुआ है, तो सर यहाँ पे कमीशन की आवश्यकता तो बाद में आती है। ये सीधे सीधा कॉग्निजिबल ऑफेंस है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत वहां पे लोग तैनात थे। अब इसमें एग्जीक्यूटर्स की अगर हम बात करते हैं, चलो हथियार आ गए हैं वहां पे, और हथियार के साथ साथ एग्जीक्यूटर्स भी तो वहां जरूरी थे। तो सर, ये एग्जीक्यूटर्स कौन थे? तो ये वो लोग थे जिनके नाम पे बैच नहीं था, नेम प्लेट उनके नाम पर, उनके वर्दी तो पहनी हुई दिख रही थी कि उन्होंने ब्लू कलर की वर्दी पहनी है, खाकी वर्दी पहनी है। कई तो ऐसे थे कि जैसे किसी फिल्म शूटिंग चल रही हो और वो कलरिंग यूनिफॉर्म पे कलरिंग कपड़े पहनकर ऊपर के 2-3 बटन खोलकर रुमाल बांधकर, गले में बकायदा रुमाल दिख रहा था उनके, कि जैसे वो हमारे पुरानी पिक्चरों में देखा करते थे कि एक वो मवाली जो गले में रुमाल बांधकर घूमते हैं, ऐसे लोग वो फाइबर की एक लकड़ी हाथ में लेकर और अपने आप को जैसे वो दिल्ली पुलिस हो। खैर, उनको सर से लेकर पैर तक अगर देखा जाए तो कोई भी कतई ये नहीं बोल सकता कि ये दिल्ली पुलिस है। देखकर ही पता चल रहा था कि ये पुलिस के लोग नहीं है। वहां पे इवन जो कैमरामैन, पुलिस जहां फंस जाएगी इस केस में, मैं आपको बताता हूँ सिंह साहब, और ये आप याद करिएगा ये लाइन को, पुलिस जो फंसने वाली है इसमें,
पुलिस ने जंतर मंतर पर जब से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है तब से हर एक बहुत सारे इन लोगों ने वहां सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करके रखे हैं। वहां पे लगातार वीडियो शूटिंग चल रही थी, फोटोग्राफर्स को वहां पे लगा कर रखा था। छोटे से छोटे जो बयान हो रहे थे उसकी वो लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे। तो जब वहां पे 18-19 तारीख को इतने बड़े पैमाने में वहां पे गाड़ियों को पार्क कर दिया गया, टूटी फूटी गाड़ियां लगा दी गई। एक आध व्हीकल तो ऐसा था कि जिसमें वो वर्दी में जैसे पुलिस की बॉडीज हो वैसे वो ममीज लाकर रख दिए गए थे। वो जिस तरह का एक पूरा जैसे शूटिंग होने वाला हो, और सही मायने में वहां पे एक पूरा फिल्म सिटी खड़ा कर दिया था इन्होंने। और ये फिल्म सिटी खड़ा करना एट अ प्लेस जो सही में एक प्रोटेस्ट जोन था, वो एक प्रोटेस्ट एरिया में एक फिल्म सिटी का पूरा निर्माण कर देना, ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हुआ था। और इसलिए इंक्वायरी तो बाद में होनी चाहिए, एक कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है। और हर एक व्यक्ति, सिंह साहब, हर एक व्यक्ति जिसने इसमें पार्टिसिपेशन में था, हर किसी व्यक्ति के नाम पे जहां ये बैच हटा दिए गए थे, जो जो वर्दी वाले लोग ये बोल रहे थे कि ये बैच इसलिए हटा दिए क्योंकि गर्मी लग रही थी। पूरी वर्दी पहने हुए हैं लेकिन एक नेम प्लेट का बैच उन्होंने इसलिए हटा दिया था क्योंकि गर्मी लग रही थी। ये बात बोलने वाली जो महिला अफसर थी, और सही मायने में अगर वो अफसर हो तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसी के बयान से होना जरूरी है कि आपने ये जो बयान दिया कि गर्मी की वजह से ये नेम प्लेट हटा दी गई है, वहां से ठीक शुरुआत है। करो। और हर एक व्यक्ति जिसने नेम प्लेट बिना वहां पे खड़े थे, वहां पे ड्यूटी कर रहे थे, वो हर एक व्यक्ति वहां पे एक्टिवली क्राइम का पार्टिसिपेंट है। और ये मेरे हिसाब से पुलिस ऑफिसर नहीं बोल सकते इनको, किसी भी तरह के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी नहीं बोल सकते इनको, सीधे सीधा टेररिस्ट कहा जाएगा। क्योंकि बात थी, प्रोटेस्ट थी सांसद भवन को लेकर। और जिस तरह से संसद पे हमला हुआ था 2001 में, तब जिस तरह से गन्स लेकर सब खड़े हो गए थे संसद को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ ऐसा ही मसला हुआ है 20 जुलाई को कि जहां पे गन्स जी, को ताकना पड़ा है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इन सबके ठीक है। ऊपर एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत कार्यवाही होनी चाहिए।